नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में आजकल आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में बना हुआ है। दरअसल ये जो बैंक है यूएसए का, ये अब फेल कर चुका है और यूएसए के जो रेगुलेटर हैं उनने पूरा इसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया है। सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो 16 लार्जेस्ट बैंक था यूएसए का। और जो सिलिकॉन वैली जगह है, आप लोगों को पता होगा कि कैलिफोर्निया के नॉर्थ में एक जगह है जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े टेक स्टार्टअप्स या टेक जाइंट्स है ना, उनका हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा। इसी चीज के लिए ये फेमस है। बेंगलुरु को भी इंडिया का सिलिकॉन वैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया के जो बड़े बड़े टेक स्टार्टअप्स हैं या टेक कंपनीज हैं, उनके हेडक्वार्टर आप लोग को बेंगलुरु में ही मिलेंगे। तो इस जगह की सिर्फ अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन वैली की, यहाँ पर ये डिपॉजिट के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है। और ये जो पूरा इवेंट है ना, इसके बाद एक तो हिंडनबर्ग और यूएसए का काफी ज्यादा मजाक भी उड़ रहा है। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो लोग इंडिया की कंपनी को, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद करना चाह रहे थे, वहीं उल्टा उनका जो बैंक है वही बर्बाद हो गया। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको कंपेयर कर रहे हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। कई लोगों का ये कहना है कि इस बैंक के फेलियर की वजह से 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो एक बार फिर से रिपीट कर सकता है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। बहुत ही ज्यादा नॉलेज आप लोग को मिलेगा इस वीडियो में, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही साथ ये जो पूरा इशू है इसके बारे में भी देखेंगे। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। 1983 में ये जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो फाउंडर थे वो थे बिल बेगरस्टाफ और रॉबर्ट मैदेरिस। और इसके अलावा जो करंट के इसके सीईओ थे वो थे ग्रेगोरी डब्ल्यू बेकर। तो ये तो खैर नाम है, इनके बारे में ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने एडिशनल नॉलेज के लिए आप लोग को बता दिया। और हुआ क्या है कि इस बैंक का सबसे पहले तो जो मेजर काम था वो था जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म थे या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म कह लीजिए, उनको ये पैसा देता था इन्वेस्टमेंट के लिए और डायरेक्टली भी ये इन्वेस्टमेंट करता था स्टार्टअप्स में। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म जो होता है उसको ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि कुछ भी नहीं होता, कि कुछ अमीर लोग जो होते हैं वो साथ में आके एक कंपनी बनाते हैं और उसमें अपना पैसा डालते हैं और इस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं नए नए स्टार्टअप्स में, उनके अंदर इक्विटी के बदले में। ऐसे में जो प्रॉफिट होता है वो भी ये लोग आपस में शेयर करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होता है उसको भी ये लोग आपस में शेयर करते हैं। इसके अपोजिट में आप लोग कभी कभार सुनते होंगे एंजल इन्वेस्टर्स। दरअसल ये भी वही करता है, स्टार्टअप जो होते हैं उनको शुरुआत में फंडिंग देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिंगल इंडिविजुअल पर्सन जब करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। और वहीं पर एक फर्म अगर ये करती है तो उसको कहा जाता है वेंचर कैपिटल फर्म। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, इसके ज्यादातर कस्टमर जो थे वो तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म थे, उनको ये पैसा देता था, वो लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते थे या फिर ये बैंक भी डायरेक्टली स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता था। और बैंकों के पास पैसा, जाहिर सी बात है आप लोग को पता होगा, आता है डिपॉजिट से। तो कौन इनमें डिपॉजिट करते थे? आम जनता तो करती थी, साथ ही साथ ज्यादातर जो डिपॉजिटर्स थे इसमें वो यही स्टार्टअप्स ही थे। यानी इन स्टार्टअप्स का भी जो करंट अकाउंट होता था वो इन्हीं बैंक में होता था और इसमें ये लोग अपना पैसा रखते थे। अब हुआ क्या कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि फेडरल रिजर्व, वो लगातार अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाता जा रहा है यूएसए में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। इससे हुआ क्या कि जब फेडरल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो लोगों के पास जो पैसा होता है वो आना कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम होता है, लोग जो होता है खर्चा कम करते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ जो होती है वो थोड़ा रुक जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन भी उसके साथ साथ में कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा, जब फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनने इन्वेस्ट किया होता है किसी स्टार्टअप्स में या किसी भी जगह पे, बैंक से लोन लेके उनको ये इन्वेस्टमेंट महंगा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि लोन पे जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो अब ज्यादा आने लगेगा, इसीलिए वो भी इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा निकाल लेते हैं या फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं। बैंक भी आगे लोन देना कम कर देती है। जाहिर सी बात है कि जब लोग उतना ज्यादा डिमांड करेंगे ही नहीं तो बैंक लोन देगी ही क्यों, और अगर देगी भी तो उसको भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो बियर करना पड़ेगा, इसीलिए बैंक चैनल से जो लोन मिलता है लोगों को वो भी कम हो जाता है। और ऐसा ही हुआ भी, फेडरल रिजर्व ने जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिनने स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट किया था या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, इन्हें रोक दिया और अपना पैसा निकाल भी लिया। और साथ ही साथ जो बैंक से भी लोन मिलता था स्टार्टअप्स को वो भी कम हो गया, क्योंकि ये स्टार्टअप्स अगर बैंक से लोन लेंगे भी तो इनको महंगा पड़ेगा, इसलिए इनने लोन लेना भी कम कर दिया बैंक से। इन्हीं सब रीजन की वजह से ये जो स्टार्टअप्स थे इनके पास पैसा कम होने लगा। लेकिन डेली जो बिजनेस चलाने का खर्चा होता है, जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी जरूरत जब इन लोग को पड़
बढ़ने लगी इन स्टार्टअप्स को, तो इनने क्या किया, जो अपना डिपॉजिट अमाउंट था बैंक में, वहां से पैसा इन लोग ने निकालना शुरू किया। यानी कि जो पैसा इन लोग ने बैंक में अपना डिपॉजिट कर रखा था उसको निकालना शुरू किया। अब बैंक में मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि कोई भी हम लोग में से या फिर कोई कंपनी भी जो पैसा अपना डिपॉजिट करके रखती है, वो बैंक क्या करती है, या तो उस पैसे को लेके लोन दे देती है या फिर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देती है। उसका बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा बैंक जो होती है वो अपने यहाँ सेव रखती है। ऐसा ही इस बैंक ने भी किया था। और यहाँ मैं चाहता हूँ आप इस बैंक का जो बैलेंस शीट है थोड़ा सा वो देखो। टोटल इस बैंक का जो एसेट है, यहाँ आप लोग देख सकते, वो है 211,193 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 211 बिलियन यूएस डॉलर का इसका टोटल एसेट है, जिसमें से 74 यूएस डॉलर का इसने लोन दे रखा है। बाकी इसने जो सारा पैसा है ना, लगभग इसका जो 2/3 एसेट था वो था किस फॉर्म में, गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में। यानी कि ज्यादातर इन लोग ने अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया था गवर्नमेंट बॉन्ड में, और बहुत कम पैसे से खाली जो लोन है वो दिया था। इस तरीके से ये बैंक जो है ये काम कर रही थी और इनका बिजनेस मॉडल था। अब ये मत समझना कि इस बिजनेस मॉडल में कुछ गड़बड़ी है, उसकी वजह से ये बैंक डूबा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है वो उसको और भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। तो अकेले इस बिजनेस मॉडल की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। जो इनके सर्कमस्टेंसेस थे या फिर जो इनका लक भी कह लीजिए था, वो बहुत ज्यादा इनको लेट हुआ। आगे समझने से पहले हम लोग जो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। उसकी भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी। पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। दरअसल होता क्या है ना कि आप जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं तो इसमें आप लोग क्या डील कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट आप लोग को एक सिंपल पेपर दे रही है जिसमें गवर्नमेंट लिख रही है कि से 100 रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा, तो गवर्नमेंट लिखेगी कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए हैं और इतने मैच्योरिटी के बाद, एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि 10 साल की मैच्योरिटी है इस बॉन्ड की, तो गवर्नमेंट कहेगी कि 10 साल के बाद मैं ये 100 रुपए आप लोग को लौटा दूंगी। साथ ही साथ हर साल ये जो 100 रुपए है इस पे मैं इंटरेस्ट भी आप लोग को कुछ दूंगी। ये गवर्नमेंट कहेगी आपसे जब आप गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदेंगे। तो लेट्स से गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि 10% इंटरेस्ट वो हर साल देगी आपको। तो आपने अगर ये जो 100 रुपए दे के गवर्नमेंट से बॉन्ड लिया तो आपको क्या मिलेगा, एक तो ये पेपर मिलेगा जिसमें सब कुछ लिखा होगा, दूसरा आप लोग को 10 कूपन मिलेंगे। 10 इसलिए क्योंकि इस बॉन्ड की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 10 साल की है। ये जो कूपन होंगे ये होगा आपका इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है आपको वो, यानी 10% इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया है आपको 100 रुपए के बॉन्ड पे, यानी जो हुआ 10 रुपए के बराबर। तो हर कूपन की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 रुपए की। आप क्या करोगे कि ये कूपन हर साल गवर्नमेंट के पास लेके जाओगे और इसको रिडीम कर लोगे, और ऐसे ही आप लोग 10 साल में 10 कूपन रिडीम करके 100 रुपए कमा लोगे। और 10 साल के बाद ये जो बॉन्ड है इसको भी वापस करके गवर्नमेंट से इस बॉन्ड का जो प्रिंसिपल है वो भी आप लोग ले लोगे। तो 100 रुपए लगा के आप लोग को टोटल 10 साल बाद मिलेगा 200 रुपए। अब होता क्या है ना कि इसके बाद ये जो बॉन्ड्स हैं ये भी ट्रेड होते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स ट्रेड होते हैं ना, वैसे ही बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं, जिसकी वजह से इन बॉन्ड्स का जो प्राइस होता है वो ऊपर और नीचे जाने लगता है। अब सपोज कर लो इस बॉन्ड का जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो बॉन्ड्स है वो खरीदने लगे। लेट्स से कि इसका जो प्राइस है ये बढ़ते बढ़ते 140 रुपए पहुंच गया अगले 5 साल में। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि 50 रुपए आप ऑलरेडी इन 5 सालों में कमा चुके इंटरेस्ट रेट के रूप में। ये जो कूपन आप लोग को मिले थे इसको रिडीम करके, अब अगर आप 5 साल और रुक जाते तो अगले 5 साल में आपके पास टोटल होंगे 200 रुपए। ये जो 50 रुपए आप ऑलरेडी ले चुके हो उसको मिला के। लेकिन अगर आप नहीं रुकते हो आगे, आप सोचते हो कि इसको अभी ही बेच देते हैं अभी का जो करंट प्राइस है यानी कि 140 रुपए पे, तो आपको क्या मिलेगा कि 140 रुपए ये मिल जाएगा प्लस 50 रुपए आप ऑलरेडी इंटरेस्ट के रूप में ले चुके हो। तो टोटल आपके मिल जाएंगे 5 साल में 190 रुपए, और 10 साल में आपको मिल रहे हैं 200 रुपए। तो आपको फायदा लगेगा इसमें। आप सोचोगे कि ये 190 रुपए जो है इसको तो हम लोग कहीं और लगा के आसानी से 10 रुपए से ज्यादा ही अगले 5 साल में कमा सकते हैं। तो आप सोचोगे कि इस बॉन्ड को बेच ही डालते हैं ना। जिस पर्सन ने आपसे बॉन्ड खरीदा उसके लिए इंटरेस्ट रेट तो सेम है, यानी कि कूपन की जो वैल्यू है 10 रुपए वो तो सेम होगी, लेकिन बॉन्ड का जो यील्ड होगा वो अलग हो जाएगा। आपके लिए जो बॉन्ड का यील्ड है या फिर इंटरेस्ट रेट कह लीजिए वो सेम ही है, लेकिन इस पर्सन के लिए जो आपसे बॉन्ड खरीदेगा उसके लिए बॉन्ड यील्ड डिफरेंट हो जाएगा। इसके लिए ये जो बॉन्ड यील्ड होगा वो होगा कूपन वैल्यू यानी 10 रुपए डिवाइडेड बाय जो प्राइस ये पे कर रहा है ये बॉन्ड खरीदने के लिए यानी 140 रुपए, वो यानी अराउंड 7% का इसका बॉन्ड यील्ड होगा। और आपके केस में था 10% का क्योंकि आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट से खरीदा था। ओके, तो मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि ये जो बॉन्ड का प्राइस है ये बढ़ गया तो इसका नतीजा क्या हुआ कि बॉन्ड यील्ड जो है वो कम हो गया। यही होता है रिलेशन बॉन्ड यील्ड में और बॉन्ड प्राइस में। जब बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड कम होता है, और जो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस कम होता है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो बैंक था इसने ज्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था गवर्नमेंट बॉन्ड में, और दूसरा जो स्टार्टअप्स ने या फिर बाकी जो डिपॉजिटर्स थे इस बैंक के वो पैसा निकालने लगे इस बैंक से अपने खर्चे के लिए। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे इसके पास जो कैश है वो कम होने लगा। उन लोगों को जो डिपॉजिट विड्रॉ कर रहे हैं चुका पाने
पाने के लिए। और इसके अलावा ये जो एसपीबी बैंक है, इसने जब गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा था तो काफी ज्यादा गलत टाइम पे खरीद लिया था। इसको लगा था कि बॉन्ड यील्ड आगे बढ़ेगा नहीं, इसीलिए इसने उस समय गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया और इसको जो यील्ड मिल रहा था इस बॉन्ड पे वो केवल मिल रहा था 1.7% का। वही अगर ये आज के टाइम में ये बॉन्ड खरीदता तो इसको ये यील्ड मिलता 4% के आसपास का, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ा है ना। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कि बॉन्ड यील्ड जो होता है वो बॉन्ड प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी बॉन्ड यील्ड बढ़ा है जिसका मतलब है कि बॉन्ड प्राइस जो है वो कम हो गया। तो एक तरीके से हर तरफ से ये गया, बॉन्ड जो इसके पास है उस पे अच्छा इसको रिटर्न मिल नहीं रहा, बॉन्ड का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, यानी कि ये बेचता भी तो इसको लॉस पे बेचना पड़ता, और बेचना मजबूरी भी है क्योंकि डिपॉजिटर्स जो है वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। फाइनली थक हार के इसने ये जो बॉन्ड्स है अपने बेचे भी लॉस पे, टोटल 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का इसको लॉस हुआ, और उसके बाद भी ये जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पूरा पैसा ये चुका नहीं पाया जो विड्रॉ करना चाहते थे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ इसके साथ जो कहते हैं ना कि फाइनल नेल्ड इन द कॉफिन, उसकी तरह था। हुआ क्या कि इसके बाद इसने सोचा कि हमारे जो शेयर्स है उसको हम लोग बेचेंगे मार्केट में और उससे थोड़ा पैसा जो है वो हमारे पास आ जाएगा और उससे फिर हम लोग ये जो डिपॉजिटर्स है इनका पैसा चुका देंगे। लेकिन हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा कि कभी भी प्रमोटर अपने जब शेयर्स बेचता है तो लोग इसको अच्छा संकेत नहीं समझते। लोगों को लगता है कि प्रमोटर को खुद विश्वास नहीं है अपनी कंपनी में, या फिर वो फंस चुका है और ये जो कंपनी है उसकी ये अच्छे से रन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं पैसा रेज करने के लिए। बाकी ये सब जो न्यूज थी ये ऑलरेडी आ ही रही थी कि डिपॉजिटर्स को जो उनका पैसा है वो चुका नहीं पा रहा है ये बैंक, तो इसी वजह से जो बाकी डिपॉजिटर्स थे जो अब तक विड्रॉ नहीं कर रहे थे वो भी पैनिक हो गए। तो इसी वजह से जो बाकी शेयर होल्डर्स भी थे इस बैंक के वो भी अपने स्टॉक जो है वो सेल करने लगे, जिसके कारण हुआ क्या कि थर्सडे को इस कंपनी के शेयर्स में 60% तक गिरावट देखने को मिली। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए जब इतना गिर गया तो मतलब ये कहना ठीक होगा कि पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया इसका शेयर मार्केट में। अब बाकी कोई कंपनी होती तो ठीक था, लेकिन ये कंपनी थी एक बैंक, इस वजह से जो कस्टमर थे इस बैंक के जिनने पैसा डिपॉजिट कर रखा था जो अब तक विड्रॉ नहीं कर रहे थे वो भी विड्रॉ करने लगे। इस चीज को कहते हैं बैंक रन। जब डिपॉजिटर्स को लगता है कि ये जो बैंक है ये फेल करने वाला है इसलिए अपने जो पैसे हैं वो निकाल लो इससे, इसको कहा जाता है बैंक रन, और वही इस चीज में देखने को मिला। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पैनिक की वजह से लोग अपना पैसा जो है इस बैंक से निकालने लगे। अब जो पहले ही विड्रॉ कर रहे थे उन्हीं को ये बैंक नहीं चुका पा रहा, तो जो नए डिपॉजिटर्स विड्रॉ करने लगे उनको ये पैसा कहां से चुकाता। इसीलिए फाइनली इसने डिसाइड किया कंपनी बेचने का। यूएसए की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने पूरा कंट्रोल इस बैंक का अपने हाथ में ले लिया और इसको शट डाउन कर दिया। यहाँ मैं एडिशनल नॉलेज आप लोग को देना चाहता हूँ कि जब इंडिया में कोई बैंक अगर इस तरीके से फेल करता है तो आपका अगर डिपॉजिट अमाउंट बैंक में 5 लाख या इससे कम है तो कभी भी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो पूरा पैसा आपका इंश्योर करती है, यानी कि अगर आप लोग ने 3 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करके रखा है और बैंक फेल कर जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ने 5 लाख से ज्यादा 6 लाख रुपए डिपॉजिट करके रखा है बैंक में तो 1 लाख आप लोग को नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 लाख ही गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को मिल जाएगा। तो 5 लाख तक का पैसा जो होता है वो इंश्योर्ड रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। और यूएसए में भी ऐसा है, यूएसए में लगभग 2.5 लाख यूएस डॉलर तक जो पैसा है वो इंश्योर्ड रहता है यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उसके बाद भी जब विड्रॉवल होता है तो आप लोग को पता होगा कि पैनिक की वजह से लोग पैसा अपना विड्रॉ करने ही लगते हैं, वो क्योंकि बहुत लोग को तो पता भी नहीं होता इसके बारे में। फिर भी ये सब हुआ और इसको कई लोग कंपेयर कर रहे हैं 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था जो पूरे वर्ल्ड में देखा गया था, द ग्रेट रिसेशन भी कहा जाता है, उससे। थोड़ा सा अगर मैं आप लोग को 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बारे में बताऊं तो देखो हुआ क्या था ना कि सबसे पहले तो 1990s का जो टाइम था उसमें यूएसए की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा था नहीं। क्यों? क्योंकि .com बबल जो था वो उस समय बस्ट हुआ था। हुआ क्या था कि जो इंटरनेट था वो बहुत ज्यादा नया था और काफी जो इन्वेस्टर्स थे वो इस बारे में कॉन्फिडेंट थे कि आने वाला जो टाइम होना है वो इंटरनेट का ही होने वाला है और इससे रिलेटेड जो कंपनीज है वो बड़ा गेम प्ले करेंगी आने वाले टाइम में। इसीलिए सब अपने प्रॉफिट के लिए इंटरनेट से रिलेटेड जो कंपनीज थी, जो नए नए स्टार्टअप्स थे, उसमें इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन हुआ क्या कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया था उतना ज्यादा जो ग्रोथ है वो इस सेक्टर में देखने को मिला नहीं और एक तरीके से बबल क्रिएट हो गया था जो वो बस्ट कर गया 1990s में। उसके बाद फिर 2001 में आप लोग को पता होगा कि यूएस पे टेररिस्ट अटैक हुआ, 9/11 का इंसिडेंट हुआ 2001 में। इन सब वजह से बहुत टाइम तक यूएस की जो इकोनॉमी थी वो अंडर परफॉर्मर थी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया कि अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेके खर्चा करे, इन्वेस्टमेंट करे और इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करे। बैंक्स जब लोन देती है तो बैंकों को भी फायदा होता है, इसीलिए यूएसए की बैंक्स ने
क्या करना शुरू किया कि जो प्राइम कस्टमर्स है उनको तो लोन दिया ही, जो सब प्राइम कस्टमर्स थे उनको भी लोन देना शुरू कर दिया। सब प्राइम कस्टमर्स वो होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता, जिनके पास उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती कि वो लोन चुका पाए, इसलिए ये जो सब प्राइम लोन होते हैं ये रिस्की माने जाते हैं थोड़ा। लेकिन बैंक्स ने ये देना भी शुरू कर दिया और खासकर से होम लोन देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये सोच के कि अगर ये लोग अपने जो लोन्स है वो नहीं भी चुका पाएंगे तो इनका जो घर है उसको हम लोग मॉर्टगेज रख लेते हैं और उससे हम लोग पैसा वसूल कर लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लोन ले लेके अपना घर बनवाया है, जिस वजह से हुआ क्या कि रियल एस्टेट जो सेक्टर था उसमें बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई, और जब बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई उसमें तो उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला। एक तरीके से एक नया बबल बन गया रियल एस्टेट सेक्टर में यूएसए के। और ये जो लोन है ये यूएसए के बैंक्स ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए में ही दिया था, बाकी यूरोपियन कंट्रीज और बाकी दुनिया भर की कंट्रीज को भी काफी ज्यादा लोन दिया था, दोनों प्राइम लोन भी और सब प्राइम लोन भी। फिर क्या हुआ कि यूएसए के सेंट्रल बैंक ने बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को देखते हुए अपना जो रेट है उसको बढ़ाया, जिसकी वजह से ये जो लोन है ये महंगा पड़ने लगा इन लोगों को। और क्योंकि बहुत ज्यादा लोन जो है वो सब प्राइम लोन्स थे, इसलिए ये जो कस्टमर थे वो लोग लोन नहीं चुका पाए। ऐसे में जब बैंक ने उनके घर को बेच के इस लोन का जो अमाउंट है वो वसूलना चाहा तो ये जो रियल एस्टेट का बबल था ये भी बस्ट करना शुरू कर दिया। हाउसिंग प्राइस जो है वो बहुत तेजी से गिर गया, तो इस घर को बेच के भी कोई खास पैसा इन बैंक्स को मिला नहीं। इंटरेस्ट तो भूल जाओ, जो लोन लिया गया था एक घर बनाने के लिए वो भी पूरा नहीं वसूल कर पाया गया घर को बेच के। इसी वजह से सारे बैंक्स जो है उनकी हालत बिगड़ने लगी और इसका असर दिखा पूरे इकोनॉमी पे, ना कि सिर्फ यूएसए की इकोनॉमी पे बल्कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी। और इसी को नाम दिया गया है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। तो कई लोग ऐसे हैं, कई आर्टिकल ऐसे छप रहे हैं न्यूज में कि जिसमें कंपेयर किया जा रहा है कि ये जो एसवीबी बैंक का जो क्राइसिस है ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को रिपीट कर सकता है, और इसका जो रिपरकशन है वो सिर्फ यूएसए में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। अगर मेरी राय आप लोग पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि अभी तो बहुत जल्दी है ऐसा कुछ कंक्लूड कर देने के लिए, और बहुत हद तक चांसेस है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो बैंक का फेलियर है इसका जो भी असर पड़ेगा वो यूएसए तक ही थोड़ा बहुत लिमिटेड रहेगा, यूएसए के बाहर की कंट्रीज में इसका उतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है मेरे को दीजिएगा कमेंट में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।